लोग करोगे कोई भी, ये तो हम इस गद्यांश की बात कर रहे हैं, कोई भी गद्यांश है यार इसी टाइप से लिख देना और बाद में बताना कि एक भी नंबर आपका अगर कट जाए, ठीक है, एक भी नंबर कट जाए और वो तो खुश होके और अच्छे नंबर देगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में आपको गद्यांश को कैसे एकदम ट्रिक से हल करना है। एक चीज जान लो, मेन तरीका लिखने का होता है, एकदम मस्त तरीके से आज हम बात करने वाले कैसे आपको हिंदी के पेपर में इस गद्यांश को हल करना है। देख सकते हो ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, कैसे इन प्रश्नों के उत्तर आपको ट्रिक से अपने शब्दों में देना है, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से आज हम इसे देखने वाले हैं। और बात करें 10 नंबर का पेपर में पूछा जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से आपको इसे हल करना होता है। एक चीज जान लो, ये ना सोचना 10 नंबर का है तो आप जैसे भी लिख दोगे आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। देखो इसमें नंबर कटते भी है, इसलिए आपको मस्त तरीके से इसको लिखना होगा, तभी आपको फुल पे फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से लिखना होगा। एक चीज जान लो, आपको तो पता है यार टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट क्या फर्क होता है, पढ़ते सब लोग वही है, उसी तरह से सब कुछ हल करते हैं, लेकिन मेन तरीका लिखने का होता है। वो लोग बेस्ट तरीके से लिखते हैं जिससे उनके एक भी नंबर नहीं कटते, उनको फुल पे फुल नंबर मिलते हैं। तो आपको भी उसी तरह से लिखना है जिससे आप भी फुल पे फुल नंबर पा सको, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे हिंदी पे गद्यांश कैसे आपको हल करना है पेपर पे, ठीक है। 10 नंबर का गद्यांश आता है तीसरे प्रश्न पे, ठीक है। पेपर में बात करें तीसरे नंबर प्रश्न पे आपका गद्यांश पूछा जाता है जो कि 10 नंबर पे होता है और आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इस टाइप से आपको गद्यांश दिया जाएगा और उसके प्रश्न उत्तर प्रश्न दिए जाएंगे और आपको क्या करना होगा, उनके उत्तर को लिखना होगा, ठीक है। यही चीज तो प्रश्न होता है। तो सिंपल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो हमने गद्यांश है, गद्यांश भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वाला गद्यांश है जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। बात करें तो ये अब की बार जो 2024 में पेपर हुआ था उसमें भी आपका ये आया था, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश भी हमने ले रखा है। आपको कैसे इस गद्यांश के उत्तर को लिखना है अपने शब्दों में जिससे आपको एग्जाम में 10 पे 10 नंबर दे, तो उसको आपको सीखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं और उससे पहले जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 की, ठीक है। तो शुरू करते हैं गद्यांश कैसे आपको हल करना है। तो देखो पेपर में आपको इस टाइप से गद्यांश मिलेगा, ध्यान से पढ़ते चलो, कैसे उत्तर देना उनको समझते चलो, ठीक है। गद्यांश मिलेगा इस टाइप से, जैसे गद्यांश पढ़ते हैं सबसे पहले आपको यही करना है, जब पेपर पे आपको गद्यांश मिलेंगे 2, ठीक है। जैसे तीसरे नंबर प्रश्न पे आपको पहला गद्यांश मिलेगा, बीच में अथवा लगा होगा, फिर दूसरा गद्यांश मिलेगा। तो आपको उन दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को हल करना होगा जिसको आपको मतलब आता हो वो, ठीक है। तो देखो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले आपको इसे पढ़ लेना जिससे आपको ये पता चल जाए ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग इसे। जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है, पढ़ो। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसे कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ये बहुत ही वायरल गद्यांश है जो कि पेपर में ज्यादातर हर साल आता है। आप देखो इस गद्यांश को पढ़ने से आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि किस पाठ से लिया गया है। देखो क्योंकि आपसे पूछा जाता है दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम। ये ऐसा प्रश्न होता है जो कि आप पढ़े होगे तभी कर पाओगे और प्रश्नों को तो अपने भाषा में बना के लिख दोगे। जैसे देख सकते हो पहला प्रश्न जन का प्रवाह किस तरह होता है, इसका उत्तर यहीं से मिल जाएगा। और दूसरा प्रश्न दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम। शीर्षक और लेखक का नाम नहीं पता होगा तो आपको 2 नंबर कट जाएंगे क्योंकि 2-2 नंबर के ये प्रश्न होते हैं 5, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसके शीर्षक का नाम अर्थात पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर पता होना चाहिए। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या तो आपको अभी बता देंगे कैसे आपको करना है, ठीक है। फिर जैसे अगला प्रश्न है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर भी इसी गद्यांश से मिलेगा। फिर है घाटों का निर्माण का क्या आशय, इसका उत्तर भी इसी से। इस टाइप से यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है। 5 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं जिससे आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात करें आपने इसे पढ़ा तो आप अगर इसे पढ़े हो अच्छे से ये किस पार्ट का है तो आपको यहाँ पे समझ पे भी आ रहा होगा। देखो क्या क्या दिया गया है, पहले दिया गया जन, फिर दिया गया राष्ट्र और देखो इसी टाइप से आपको कहाँ, इसी टाइप से राष्ट्र, राष्ट्रीय जन, ठीक है। और आपको मतलब यहाँ पे जन और राष्ट्रीय जन, राष्ट्र यही सब मिल रहा है। तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है किस चैप्टर का है, राष्ट्र का स्वरूप।
किस पाठ से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप। सबसे पहले पाठ का नाम सोच लो कि ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है, फिर उसके लेखक का नाम। तो इसलिए आपको सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे आपने देखा जन है, राष्ट्र है, और आपका यहाँ पे भी राष्ट्रीय जन आया, यहाँ पे राष्ट्र निवासी, मतलब राष्ट्र के बारे में बात हो रही है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया? पहला पाठ ही है आपका राष्ट्र का स्वरूप, जिसे किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, ठीक है। सबको पता है ना ये चीज? तो सब लोग कमेंट करके भी बता देना कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ को किसने लिखा है, ठीक है। सब लोग जल्दी से कमेंट भी कर लो, ठीक है। तो राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तो अब आपको पाठ का नाम पता चल गया, लेखक का नाम पता चल गया। अब आपको अच्छे से अपनी भाषा में सॉल्व करना है, कैसे इस गद्यांश को हल करना है कॉपी पे, अब वो समझो, ट्रिक मेन समझना, ठीक है। आप देखो पहला प्रश्न तो है जन का प्रवाह किस तरह होता है, इसी गद्यांश से मिलेगा, ठीक है, इसी गद्यांश से मिलेगा। पहला प्रश्न है जन का प्रवाह किस तरह होता है। अब आप लोग सोचोगे इसका उत्तर कहाँ है, ये कैसे मिलेगा हमें? तो यार आप जब जब जैसे जैसे इसे पढ़ोगे ना पूरा गद्यांश, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आपने पहली ही लाइन पढ़ा जन का प्रवाह अनंत होता है, आपसे प्रश्न यही तो पूछा गया जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है। तो इसका पहली लाइन का उत्तर यही हो जाएगा कि जन का प्रवाह अनंत होता है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे इसी तरह से सबसे ऊपर डाल लेना हेडिंग, ब्लैक या ब्लू स्केच आपके पास होगा, देखो ब्लैक ब्लू स्केच, ब्लैक ब्लू पेन, इतनी चीज लेके जाना है, ठीक है। ऊपर मस्त तरीके से हेडिंग लगा देना, प्रश्नोत्तर संख्या 3, और यहाँ पे पड़ेगा उत्तर नंबर 1। ये तो आपको पेपर में दिया जाएगा, ये जो चीज लिखा है ये पेपर का होगा, कॉपी पे इधर लिखना होगा। ये जैसे बता रहे ये कॉपी पे, ठीक है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर उत्तर नंबर 1। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। पूछा गया है जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। तो आपको यही उत्तर सिंपल लिख देना है कि जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है। जन का प्रवाह, जन का मतलब समझते हो ना, जन का मतलब मनुष्य, ठीक है। जन का प्रवाह कैसा होता है? अनंत, ठीक है। अर्थात जो मनुष्य का प्रवाह होता है वो अनंत होता है। इसके हिसाब से बताया गया है कि जो मनुष्य का प्रवाह होता है वह अनंत होता है। आप चाहो तो इस टाइप से एक लाइन पे लिख सकते हो, जैसा कि सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। जितनों को आप देखोगे, जितने आपके क्लास में अगर बैठे हैं, ये वाला पूछा गया, सब यही लाइन लिख देंगे, जन का प्रवाह अनंत होता है। अगर आप लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहना तो आप जैसे लिखा जन का प्रवाह अनंत होता है, तो थोड़ा सा आप एक लाइन पे इसका अर्थ भी लिख सकते हो। जन का प्रवाह अनंत होने का क्या मतलब है कि जो मनुष्य है वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है, जन्म मृत्यु लगी रहती है। इस टाइप से आप अपनी भाषा में एक दो लाइन बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर का पूछा जाएगा, अगर केवल इतना लिख दिया तो मतलब सब लोग तो ऐसे ही लिखे रहेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा और आप अपनी भाषा में बना के लिख पाओ तो आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने पहला तो लिख दिया जन का प्रवाह अनंत होता है। आप जन का प्रवाह अनंत होने का मतलब ये है कि मनुष्य का प्रवाह अनंत होता है। अनंत का मतलब कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य का जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है और मृत्यु भी लगी रहती है। इसी टाइप से आपको अपनी भाषा में लिखना है। जैसे कि बात कर सकते हो कि जैसे राष्ट्र में जो मनुष्य का जन्म और मृत्यु होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, अर्थात जन का प्रवाह अनंत होता है। पहली लाइन पे तो इसी को लिखना है, जन का प्रवाह अनंत होता है। फिर अपने शब्दों में जो आप लिख सकते हो, 1-2 लाइन अपने शब्दों में लिख सकते हो, तो आपको 2 नंबर आसानी से एग्जामिनर दे देगा। क्योंकि आपको पता है यार, सब लोग यही पहली लाइन लिख देंगे, जन का प्रवाह अनंत होता है। मतलब कुछ आप अलग करना, पहली लाइन तो लिख दोगे अच्छे से कि जन का प्रवाह अनंत होता है, फिर नीचे से आपको लिख देना है अर्थात, क्या लिखोगे नीचे से? अर्थात जो राष्ट्र में, अर्थात राष्ट्र में जो मनुष्य जन्म लेता है और उसकी जो मृत्यु होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है, ठीक है। अर्थात राष्ट्र में जन का जन्म और मृत्यु होता रहता है। इस टाइप से अपनी भाषा में अपने जितना सुंदर आप लिख सको उस टाइप से एक लाइन पे आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब 2 नंबर पे पूछा गया तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 1-2 लाइन अच्छे से लिख दो। आप केवल इतना से लिख दोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा यार 2 नंबर का, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना भाषा में 1-2 लाइन लिख सकते हो, क्योंकि यार ट्रिक यही होती है, आप जैसा जितना पूछ लिएगा उतना ही बता दोगे क्या। अब मान लो जन का प्रवाह अनंत होता है, पूछा गया जन का प्रवाह किस तरह होता है, बता दिए जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 लाइन आप अपने हिसाब से लिख दोगे तो 2 नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पहला तो इतना लिख देना, जन का प्रवाह अनंत होता है, फिर अपने शब्दों में 1 लाइन अगर बना दो तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यही ट्रिक होती है, मेन कॉपी अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। अब ये थोड़ी देर कि 1 लाइन पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे कहने का अर्थ है। अब जैसे दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया, आपने लिख दिया जन का प्रवाह किस तरह होता है, जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात जो राष्ट्र में मनुष्य का जन्म और मृत्यु होते वो पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। मतलब कि ये जो गद्यांश दिया गया इसका शीर्षक का मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। यही तो लिखना है। आप बहुत से छात्र जितने लोग होंगे वो क्या करेंगे, जैसे दूसरा उत्तर आप लोग लिख रहे हो तो वो लोग सीधा पाठ का नाम लिखेंगे या शीर्षक का नाम, जो भी लिखना चाहो। शीर्षक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, शीर्षक का नाम या पाठ का नाम।
सिंपल, सबको पता है क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप। तो इस टाइप से राष्ट्र का स्वरूप लिख दिया, ठीक है। और दूसरा क्या लिख दिया, लेखक का नाम। इस टाइप से लेखक का नाम डाल दिया। लेखक का क्या नाम है भैया, बताओ सब लोग। लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। सब लोग यही लिख के चले जाएंगे, पाठ का नाम ये, लेखक का नाम ये। या कितने लोग लिख देंगे कि इस गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप तथा लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। इतना लिख दोगे तो सब लोग तो एक ही जैसे लिखे हो। तो अगर आप कुछ अलग करना चाहो तो ऐसे लिख दिया, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद आप थोड़ा सा इस टाइप से संदर्भ डाल के लिख सकते हो। संदर्भ हेडिंग डालो, इतना लिखना है आपको, इतना पहले लिख देना कि एग्जामिनर को अच्छे से दिख जाए। फिर आप लिख सकते हो प्रस्तुत गद्यांश। देखो इस टाइप से आपको संदर्भ बना के लिख देना, प्रस्तुत गद्यांश। इससे क्या होगा, बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा और एग्जामिनर खुश होकर पूरे पूरे नंबर देगा। ये चीज कह रहे हैं, ठीक है। तो लिख देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। इस टाइप से आपको गद्यांश बना के लिख देना है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, पाठ्य पुस्तक, और इसे हिंदी है जैसे तो इसे थोड़ा इन्वर्टेड कामा में इस टाइप से लिख दो, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है। मतलब हम आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए पूरा आपको बता रहे कैसे लिखा जाता है, ठीक है, कैसे टॉपर लिखते हैं, ठीक है। हिंदी के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से पाठ से लिया गया, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लेना। पूरा ट्रिक बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है जिससे एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर दे। नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक का नाम, इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है। इस टाइप से लिख देते हो तो तुरंत 2 नंबर वो बढ़िया मस्त से देगा और जान जाएगा एग्जामिनर भी आपका कि आप मस्त छात्र हो, बढ़िया आपको नंबर देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो भी जान जाएगा यार जब इतना मस्त लिख रहे हो आप, सबसे अलग कर रहे हो, तो तुरंत आपको नंबर दे जाएगा और आप भी एकदम अलग बन के उभरोगे, अच्छे नंबर भी पाओगे, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है। बताओ इतने में 2 नंबर कौन, किसका मन नहीं होगा देने का, 2 नंबर देने का मन किसका नहीं होगा। अगर आपने इस टाइप से लिख दिया दूसरे प्रश्न का उत्तर, पहले पाठ का नाम मस्त तरीके से लिखा राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, संदर्भ पूछा, फिर आप संदर्भ पूछा नहीं जाता, केवल यही है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक, शीर्षक का मतलब पाठ, शीर्षक का नाम और लेखक का नाम। तो सबसे पहले शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। लेकिन आप अगर इस तरह से लिख देते हो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है, तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तुरंत 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हम आपसे कहने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही आशा करते हैं सब लोग करोगे। कोई भी, ये तो हम इस गद्यांश की बात कर रहे हैं, कोई भी गद्यांश है यार इसी टाइप से लिख देना और बाद में बताना कि एक भी नंबर आपका अगर कट जाए, ठीक है। एक भी नंबर कट जाए और वो तो खुश होकर और अच्छे नंबर देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं 10 नंबर पूरे चाहिए, तो मस्त तरीके से लिखना सीखो, ठीक है। इसी टाइप से जैसे गद्यांश में बताया, इसी टाइप से हमने जीवन परिचय पे भी आपको बताया था ट्रिक से कैसे जीवन परिचय आप लोग लिख सकते हो। कोई भी जीवन परिचय पेपर में, चाहे गद्य का हो पद्य का हो, सारे जीवन परिचय हमने कवि और लेखकों के करा रखे। हिंदी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके आप मस्त तरीके से जीवन परिचय लिखने की भी ट्रिक सीख सकते हो। उसी तरह से लिखना, भला आपके एक नंबर कोई काट दे, ठीक है। मस्त तरीके से लिखना सीखो यार, मेन तरीका लिखने का है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी सॉल्व है, इस टाइप से लिखोगे 2 नंबर फुल पे फुल मिलने हैं, ठीक है। आप बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न ये है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब समझते हो, तीसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जितने में आपको रेखा खींची दिख रही ना, ये लाइन देख रहे हो, ब्लू लाइन हमने जो खींची है यहाँ पे, आपको इसी टाइप से रेखा खींची मिलेगी। अब जरूरी नहीं ब्लू लाइन से मिल जाए, मतलब रेखा खींची मिलेगी। यहाँ पे हमने अलग दिखाने के लिए ब्लू से खींच दिया। यहाँ पे आपको इस टाइप से रेखा खींची मिलेगी। जितने में रेखा खींची हुई है यहाँ तक, जितने में रेखा खींची हुई, आपको इसकी व्याख्या करनी, मतलब इसका अनुवाद करना है आपको, ठीक है। इसकी व्याख्या करने की, इसमें लेखक ने क्या कहा है, ठीक है, यही चीज़ तो करना है। तो आपको इसका अनुवाद कैसे कर सकते हो, देखो पहले इसको पढ़ना है अच्छे से, तब इसका अनुवाद हो पाएगा। अब इसकी व्याख्या भी समझाते हैं आपको। जैसे जन का प्रवाह अनंत होता है, जन का प्रवाह अनंत होता है मतलब कि जो मनुष्य होता है उसका जन्म और मृत्यु पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्र में होता रहता है, ये चीज़ है, ठीक है। सहस्त्रों वर्षों के भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है।
शास्त्रों वर्षों से, मतलब सैकड़ों वर्षों से या हजारों वर्षों से भूमि के साथ अर्थात जो मतलब धरती है उसके साथ राष्ट्रीय जन अर्थात राष्ट्र के मनुष्यों ने, जन का मतलब मनुष्य ने तादात्म्य प्राप्त किया। तादात्म्य का मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब सैकड़ों वर्षों से राष्ट्र और राष्ट्र के जो मनुष्य हैं या जो राष्ट्र के लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तादात्म्य का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। मतलब जब तक सूर्य की रश्मियां, मतलब जब तक सूर्य की किरणें, जब तक सूर्य की किरणें प्रातःकाल सुबह सुबह भुवन को अर्थात इस संसार को अमृत से भर देती है, मतलब अपनी किरणों से, किरण जो आती है सूर्य की सुबह सुबह वो अमृत रूपी है, ठीक है। तो जो सूर्य की रश्मियां पूरे संसार को जो सुबह सुबह अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। मतलब जब तक सूर्य की किरणें इस धरती पे आती रहेंगी तब तक राष्ट्र का जो मनुष्य है उसका जीवन भी अमर है, तब तक जन्म मृत्यु भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा, ठीक है। ये कहने का अर्थ है, मतलब जब तक सूर्य आपका आता रहेगा, सूर्य की रश्मियां जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक मनुष्य का जीवन भी अजर अमर रहेगा, ठीक है। फिर कहा गया आपसे यहाँ से, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। मतलब इतिहास में अभी तक अनेक उतार चढ़ाव आए, ठीक है, अनेक उतार चढ़ाव आए, कभी मान लो बहुत समस्या भी आई, कभी आपदा भी आ गई, ठीक है, लेकिन तब भी क्या हुआ, जो राष्ट्र में निवास करने वाले जन हैं वो इन नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। मतलब वो इन सभी समस्याओं को पार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और वो क्या है, अजर अमर है, ठीक है। अब इसे आपको लिखना कैसे है रेखांकित अंश की व्याख्या पे, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है क्या, पहली लाइन तो ये रहेगी, लेखक कहते हैं कि, ठीक है, इतना तो लिखना है सबको। अब हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको, फिर समझाते हैं। ये दोनों आपको उत्तर अगर नोट करना चाहो कोई तो नोट कर सकते हो, इधर वाला इरेज कर दें, फिर आपको यहाँ पे उत्तर नंबर 3 लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो सब लोग। आप देखो हमने यहाँ पे व्याख्या लिखी है, आप लोग पढ़ सकते हो। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है, लेखक कहते हैं कि, पहले इतना ही लिखना है। किसी भी आप गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या करो, अगर पद्यांश की करते हो तो कवि कहते हैं कि, लेखक की, और गद्यांश की करो तो लेखक कहते हैं, ठीक है। ऊपर सबसे पहले आपको लिख लेना है, लेखक कहते हैं कि। आपने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि जगह कम थी, तो आपको यहाँ लिख लेना सबसे पहले, लेखक कहते हैं कि। अब लेखक क्या कहते हैं आपको इसकी व्याख्या करनी, इसका अर्थ बताना है, जितने में रेखा खींचिए उतने तक, ठीक है। हमने लिखा, लेखक कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, ठीक है, तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। जैसे कहा गया ना कि जन का प्रवाह अनंत होता है, लेकिन राष्ट्र के निवासियों की जो श्रृंखला होती है अर्थात जो उनका प्रवाह होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है या निरंतर चलता रहता है। लिखा गया, प्रत्येक राष्ट्र का जो इतिहास है निरंतर बदलता रहता है, मतलब उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के जो निवासी होते हैं, जो राष्ट्र के जन होते हैं, उनकी श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, अर्थात उनका प्रवाह अनंत होता है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, मनुष्य जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। और फिर कहा गया, इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया। जैसे कहा गया ना कि आपका तादात्म्य प्राप्त किया है, तो वही चीज़ हमने लिखा यहाँ पे था कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया, तो वही चीज़ हमने लिख दिया, मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, राष्ट्र बढ़ता रहेगा, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जब तक सूर्य का प्रकाश या सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक मनुष्य का जीवन भी रहेगा। ये चीज़ भी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे कहा गया, इतिहास में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ पे कहा गया था ना, ये इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी, तो वही चीज़ कहा गया, इतिहास में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं, वो आगे बढ़ने के लिए भी प्रयत्नशील है, ठीक है। तो इस टाइप से लिखना है। आप देखो जरूरी नहीं कि भैया ने जो बता दिया यहाँ पे यही रट लेना, रटना कभी नहीं यार, आपको अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी आप लिखो बस अपने शब्दों में लिखो, लिखो इसी के बारे में, सब कुछ आपका सही है, ठीक है, सब कुछ सही। अब ये ना सोचना कि हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, हमने तो इस भाषा का यूज नहीं किया, गलत हो गया क्या, ऐसा कुछ नहीं यार, आप जो लिखोगे वही सही है, ठीक है। बस ऐसा चीज नहीं लिख देना कि आपका ऊट पटांग वाला, आपको लिखना है इसी के बारे में। सबसे पहले व्याख्या में, तो व्याख्या अपने भाषा में लिखी जाती है। व्याख्या क्यों पूछा
पूछी जाती है कि आप इसका अनुवाद बताओ अपने शब्दों में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है लेखक कहते हैं कि, और अपने हिसाब से जैसे बना सको वैसे बना के आपको जैसे समझ में आए अपने शब्दों में लिखना, बस किताबी भाषा कभी नहीं यूज करना, जो अपने शब्दों में लिखोगे वही सही है, ठीक है। तुरंत 2 नंबर एग्जामिनर इसमें देके जाएगा, ठीक है। बस मस्त तरीके से हेडिंग लगा के लिखना, ब्लैक ब्लू स्केच हम आपसे कह रहे हैं ले जाना, मस्त तरीके से ब्लैक स्केच से हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर ब्लू से पूरा लिख देना, ठीक है। इस टाइप से मस्त तरीके से पटरी ले जाना, लाइनें खींच देना जैसे यहाँ पे खींची हुई है, ठीक है। अब यहाँ बोर्ड पे तो सही से खींचती नहीं बनती, मस्त तरीके से 2-2 लाइनें खींचना, ठीक है। जैसे इसमें है तो हेडिंग लगी, 2 लाइनें नीचे खींचो, ठीक है, स्केच से, इस टाइप से। आप अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, व्याख्या हो गया, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताओ। तो सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जब तक जो सूर्य का प्रकाश है वो इस संसार पे पड़ता रहेगा तब तक मनुष्य का जीवन भी अजर अमर रहेगा, यही चीज़ तो कहा गया था। तो इसी टाइप से आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप इसी टाइप से आप लोग लिख सकते हो कि मतलब कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से जो जन का जीवन है अर्थात मनुष्य का जीवन है वो भी अमर है। देखो कहा गया था यहाँ पे, कहा गया सूर्य की रश्मि वाला, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो वही चीज़ आपको लिखना है, जब तक सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक मनुष्य का जीवन भी अमर है, अर्थात मनुष्य में भी जन्म मृत्यु लगा रहेगा, ठीक है। मतलब मनुष्य का जीवन क्या होगा, अमर होगा। तो इसका आंसर आपको इस टाइप से लिखना है, समझ गए ना उत्तर कैसे लिखना है। सिंपल, सूर्य की रश्मियों का प्रभाव जब तक, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। हम आपको बता देगा इसका उत्तर, सिंपल लिखना है, जब तक सूर्य की रश्मियों अर्थात सूर्य की किरणों का प्रकाश पृथ्वी या इस संसार पे पड़ता रहेगा तब तक मनुष्य का जीवन भी अजर अमर रहेगा, ठीक है। अब ये ना कहना कि जितना आपने बता दिया भैया उतना ही लिखना है, जरूरी नहीं यार, अपने हिसाब से इतना लिखना कि आपका टाइम बचा रहे, या ना कि इसी को लिखते रह जाओ अगला प्रश्न छूट जाए, ऐसा ना लिख देना। 1-2 लाइन आपको मस्त तरीके से लिखना। मान लो पहला उत्तर लिखा 1-2 लाइन का लिख दिया, दूसरा लिखा 1-2 लाइन का, व्याख्या तो मान लो पूरी रहेगी तो इसमें तो ज़्यादा लाइनें लगेंगी, फिर इसमें लिखा 1-2 लाइन का, इसी टाइप से 1-1, 2-2 लाइन लिख दोगे, पूरे 10 नंबर कोई मतलब काट नहीं सकता आपके एक भी नंबर, ठीक है। अगला ये वाला समझ गए ना, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है घाटों का निर्माण का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। घाटों का निर्माण कहाँ पर मिला था, ये घाटों का निर्माण करना होता है। जन का संतत वायु जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है, जिसे कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। मतलब सीधी सी बात ये कही गई कि जन का संततवाही जीवन, मतलब जो जन का जीवन है, संततवाही का मतलब है जो चलता हुआ जीवन है, संतत का मतलब जो एकदम कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। तो जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। अब जैसे नदी का जो प्रवाह होता है, नदी का जो प्रवाह होता है, जब नदी मतलब आपका बह के आती है तो वो घाटों का निर्माण करती है। क्या करती, घाटों का निर्माण करती है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है, मतलब वो भी अपने पद चिन्हों को छोड़ जाता है, ठीक है। मतलब आपको इसका उत्तर ये लिखना है, इसमें उत्तर ये लिखना है कि लेखक कहते हैं कि, इस टाइप से जोड़ सकते हो अपने भाषा में, ठीक है, अच्छा लगेगा। आप कह सकते हो लेखक कहते हैं कि मतलब जिस प्रकार नदी में जब लहरें आती है तो वो अपने पद चिन्हों को छोड़ जाती है या घाटों का निर्माण कर जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने श्रम और अपने कर्म के द्वारा अपने पद चिन्हों को छोड़ जाता है। मनुष्य भी अपने कर्म और श्रम के द्वारा अपने पद चिन्हों अर्थात पद चिन्हों को छोड़ जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हो। अगर इस तरह से अपने शब्दों में लिखते हो ना, 10 नंबर यार कोई नहीं काट सकता। बस ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने शब्दों में लिखो, ठीक है। अगर अपने शब्दों में लिखते हो तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे, और चाहे जो टॉपिक हो अपने शब्दों में लिखना सीखो, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 की। और आप लोग डिस्क्रिप्शन पे सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट की मस्त तरीके से जाकर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और जीवन परिचय वाला वीडियो भी जरूर देखना, उसमें भी हमने आपको ट्रिक से लिखना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे इसी टाइप से। अगर जीवन पर ये आप लिख के आते हो गद्यांश तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो।